हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस बार 5 मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास के जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ही वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक वायरल मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इतिहास के जितने भी स्टूडेंट 5 मार्च को पेपर देने वाले हैं, यूपी बोर्ड का 2025 का एक वायरल पेपर है और इस पेपर का मैं पूरा आप सभी को सोल्यूशन देने वाला हूं और 100% ऐसे ही आपकी 5 मार्च की बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बताए गए जितने भी आपके इतिहास के प्रश्न हैं सभी को आप लोग अभी से पढ़कर जाइएगा। यदि आपका भी टारगेट है 100 में से 95 प्लस का इतिहास में लेकर आना, तो आज की इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए जिनको इस पेपर की ज़रूरत है और हिस्ट्री यानी इतिहास में है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 2025 का ये पेपर है इतिहास क्लास 12 हिस्ट्री का। पेपर कोड आप देख लीजिए 450 यूबी पेपर कोड है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, सभी को पता होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग बोर्ड एग्जाम में लेकर जाइएगा। आपको अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर लिख लेना है और इतिहास का आप लोगों का पूर्णांक 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर का आपका जो है पेपर होता है इतिहास का। निर्देश में आप लोग देख लीजिए, निर्देश में यही दिया है कि 15 मिनट पेपर को पढ़ना कंपलसरी है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा के 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड गा के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड घा के 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा यहाँ पर देखिए खंड अड़ा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की निर्देश जो है इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको इतिहास के हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखना रहेगा, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक उसके निर्धारित दिए हुए नहीं, सामने दिए होंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके इतिहास में पूछे जाते हैं और शुरू में ही पूछ ले जाते हैं, जैसा कि आप पेपर में देख सकते हैं। ऐसे ही पेपर में आएगा आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्च को, ठीक है। तो ये पेपर आप लोग हमारे साथ चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास का बहुविकल्पीय का कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। देखिए मनका बनाने का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो पहला जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। चनहूदड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले का आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। तो लगभग 78 ईस्वी का जो संबंध है बेसिकली वो है कनिष्क का राज्यरोहण से, ठीक है। यानी इस टाइम पर जो है कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो दूसरे का वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के यानी बहुविकल्पीय के पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी तैयार करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर कि मनु स्मृति का काल है। तो मनु स्मृति का जो काल है वो आपका हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ठीक है। ये मनु स्मृति का काल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। जो गौतम बुद्ध जी हैं इनकी जो माँ है ये किस वंश से संबंधित थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कोलीय वंश, यानी कोलीय वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक एक नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। इसी को कहा जाता है कि जिस सब्जेक्ट पर जो भी सब्जेक्ट होता है उसका अलग अलग नंबर दिया जाता है, चाहे वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या आपका जो है विस्तृत उत्तरीय या लघु उत्तरीय हो। लेकिन एक जो चीज़ है वो कभी नहीं चेंज होता, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें 1 नंबर मिलना आपको तय ही रहता है, ठीक है। तो 5 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। तो जो अमीर खुसरो है डियर स्टूडेंट, ये किसके एक प्रकार से शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। तो 5वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास से रिलेटेड आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। तो जो 5वीं रिपोर्ट है ये आपका 1813 ईस्वी में पेश की गई थी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका 6 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर कि अवध की रियासत को कितने या किसने एक गिलास फल या एक ये चेरी कहा था। यानी यहाँ पर देखिए अवध की रियासत की बात हो रही है, ठीक है। यूपी का जो अवध का रियासत है, एक गिलास फल
या ब्रैकेट में ए चेरी कहा था, तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। जी हाँ स्टूडेंट, इनमें से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवें का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा शुरू हुई ये आपका 17 नवंबर 1921 को शुरू हुई थी। तो 8 नंबर का भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर कि दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। तो दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आपका 9 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है बहुविकल्पीय का 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव है डियर स्टूडेंट, ये कब पेश किया गया था आपको बताना है। तो इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके इतिहास में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने निर्देश में पढ़ लिया होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 5 अति लघु उत्तरीय इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। बेसिकली इसका आंसर हमें 25 शब्दों से बहुत ही कम में लिखना होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं लेकर आया हूँ और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है कॉपी में आप लोग जरूर लिख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो टिक लगा लीजिए। ठीक है, और ये पेपर आप लोग हमारी साथ में सॉल्व कीजिए। समझ लीजिए कि आप अभी बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने पेपर दिया हुआ है और इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर आपको नहीं आता तो अभी भी आप आंसर तैयार कर सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं हर एक सब्जेक्ट की पूर्ण रूप से तैयारी आपकी कराऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उनको भी इस पेपर की ज़रूरत है और उनको भी अच्छे मार्क्स आपकी तरह लेकर आना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो उत्तर के साथ हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर है कि गांधी जी के मान्य राजनीतिक यहाँ पर देखिए परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना 2 प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। ठीक है, तो ये किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और भैया जो पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है भैया, तो पहले का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किन्हीं 2 स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, यानी जो 1857 का विद्रोह है इसको मजबूत करने का प्रयास किया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तर देखिए, सबसे पहला है शाहमल। शाहमल में देखिए शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। दूसरा है गोनू। यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके को कोल। ठीक है, तो ये किन्हीं 2 स्थानीय नेताओं का नाम है जिन्होंने भी 1857 को मजबूत किया था, यानी विद्रोह को क्या है मजबूत किया था। तो दूसरे का आपका राइट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 13 नंबर देखिए गजपति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसका उत्तर देखिए गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में उड़ीसा जो कि अब ओडिशा हो चुकी है एक शक्तिशाली शासक वंश का ही यहाँ पर देखिए वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अशुपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं कि गजपति की अर्थ का क्या अर्थ है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होता है। गजपति जैसे नाम से ही हाथियों का स्वामी लग रहा है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर कि इब्न बतूता के वृतांत के 2 मुख्य दोष बताइए। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में भैया बताना है हमें। तो उत्तर है सबसे पहला इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा है उसने अपने वृतांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया है। ठीक है, तो ये 2 भैया इसमें मुख्य दोष है जो कि बताया गया है और ऐसे ही आप लोगों को आंसर लिखना होगा। ठीक है, कॉपी में आप लोगों को कॉपी नहीं पता चलाता है कि कैसे कॉपी लिखना है, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इतिहास की कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखनी है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उससे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर दिया हुआ है, हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो प्रमुख केंद्र हैं इसके हमें एक विवरण प्रस्तुत करना है। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कालीबंगा, ठीक है, कोट दीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली एवं धोलावीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए, इसका आंसर आप लोग यही लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक एक नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कभी ये मत सोचिएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को आपको पेपर में कर आना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उससे रिलेटेड आप बना कर लिख कर आइए, लेकिन लिख कर आइए, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि आपने कॉपी में लिखा क्या है, लिखा है तब नंबर देगा, नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है पेपर में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन, और इसका भी मैं आंसर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो ऐसी वीडियो इतिहास की आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने चैनल पर मैं पूर्ण रूप से अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इन सभी को लेकर आने के लिए, रिसर्च करने के लिए और आपके लिए नए नए पेपर लाने के लिए, जो आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एवं ताकतवर हस्ती क्यों था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ पर देखिए, ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों, जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था, का यहाँ पर देखिए शक्तिशाली हो जाना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। निम्नलिखित कारणों ने उनकी शक्ति के विकास में योगदान दिया। यानी जो निम्नलिखित कारण है वो कौन कौन से कारण है, यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप करके बताया गया है। पेपर में भी आपको ऐसे ही लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए ये कि जोतदारों के पास जमीन के विशाल रकबे थे। कुछ जोतदार के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। ठीक है, दूसरा है स्थानीय व्यापार एवं साहूकारी के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण स्थापित था। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के गरीब काश्तकार उनकी व्यापक शक्ति से भयभीत रहते थे। यानी उनकी जो व्यापक शक्ति है भैया, जो गरीब लोग थे वो भयभीत रहते थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट है कि वे अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर क्या है, बटाईदारों, जिन्हें हथियार, यहाँ पर देखिए अधियार अथवा यहाँ पे देखिए बरगादार, क्या लिखा है, बरगदा, यहाँ पे देखिए बरगादार भी कहा जाता था, से खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के अधीन होते थे। ठीक है, यानी बटाईदार जिसमें क्या होता है ना, बॉस, मैनेजर, फिर उसके अंदर आ जाता है जो आ जाते हैं ना उसके अंदर, तो बॉस होता है, फिर मैनेजर होता है, उसके अंदर जो आता है एम्प्लॉई। तो ये इस तरह से प्रक्रियाएं चलती थी। तो जो क्वेश्चन होता है हमारा जो पूछा गया था 16 नंबर, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग आराम से वीडियो रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 नंबर दिया हुआ है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। 7वां नंबर चैप्टर है आपका, एक साम्राज्य विजयनगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। कहाँ पर है विजयनगर? कर्नाटक में है। ठीक है, विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको इतिहास में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, उत्तर विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीपीय के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था, अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जल कुंड से पूरा किया जाता था। ठीक है, विजयनगर इसमें और है
विजयनगर के अधिकांश जल आवश्यकताओं को हीरिया नगर से पूरा किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तुंगभद्रा पर, यहाँ पर देखिए, तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये विजयनगर की जो जल आवश्यकता है इसको कैसे पूरा किया जाता था, इसके बारे में यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इतने शब्दों में आप लोग लिख देंगे तो आपको 5 नंबर जो है पक्का हो जाएगा भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, जैसे यहाँ पर बताया गया है ना स्टूडेंट, एक क्या है, बांध बताया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बांध बताया गया है, जलकुंड या बांध है। अब आप लोग बताइए कि अभी भारत में प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लघु उत्तरीय का 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो को जो आंदोलन के उसके कारण हम चलिए देख लेते हैं, आंसर के साथ में बताएंगे। उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण है, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। ये तभी हो सकता था यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ देते। ठीक है, दूसरा है, यहाँ पर देखिए दूसरा के कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। ठीक है, उनके हाथों से सिंगापुर और वर्मा म्यांमार निकल गए। गांधी जी का ये विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ना छोड़ा तो इस देश के लोगों की वो दुर्दशा होगी जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई थी। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिए, आंदोलन को प्रारंभ करने का एक और कारण था कि हिटलर और उसके साथियों को प्रोपेगेंडा बढ़ रहा था और उसका प्रभाव भारतीय पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बार्लिन से हिंदुस्तानी भाषा, यहाँ पे देखिए भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और ऐसा महसूस किया गया। ठीक है, तो भैया जो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हिटलर की मृत्यु कब हुई थी आप लोग बताइए, और जापान पर जो परमाणु बम गिरा था ये बताइएगा। लिटिल बॉय का एक लिटिल बॉय और एक दूसरा बम गिरा था 1955 में गिरा था, शायद अगस्त का महीना था, शायद हाँ अगस्त या जुलाई का महीना था, 15 ऐसे कुछ, अगस्त था 15 अगस्त से ऐसा आई थिंक कुछ था, जिसमें जापान या अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लोग इतना लिख देंगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट 5 नंबर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख, देखिए प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में बताइए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी। बस पूरा देखिए वीडियो में, आपको और मजा आएगा और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 5 मार्च के पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर देखिए, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के यहाँ पर देखिए संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक यहाँ पर देखिए रुद्र दमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया कि जल द्वारा, यहाँ पर देखिए जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का, ठीक है, इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासन रुद्र दमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी लिया था, यानी एक प्रकार से होता है ना, लोन भी लिया था, कर्जा भी लिया था। ठीक है, लिया था अपनी प्रजा से। ठीक है, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है, देख सकते हैं थोड़ा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा इसका जो आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आखिरी बचता है हमारा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन तो होगा नहीं, जी हाँ आखिरी क्वेश्चन है भी, और एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण देखिए कि मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन में कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया।
ठीक है। दूसरा है इसमें हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से, यहाँ पर देखिए संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। ठीक है। तीसरा है सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता में, देखिए उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग ने अवैध, यहाँ पे देखिए अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गया था। ठीक है, बोधगम्य नहीं रह गया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए, ये वही कारण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। ठीक है। और जब भी आप लोग पॉइंट के थ्रू लिखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखने में अच्छा लगेगा। राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है, और आपको पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि इतिहास की बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी कैसे लिखते हैं, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एक तरीका मालूम हो जाएगा कि इतिहास की कॉपी कैसी लिखी जाती है। ठीक है। उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन उसके लघु उत्तरीय का, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। ठीक है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है इनमें कुछ आदर्श थे, उस पर जोर दिया गया था, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। अब वो कौन कौन से आदर्श हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा है नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। तीसरा है अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय, देखिए जनजातीय क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े, ठीक है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। उसके बाद में चौथा पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग का एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पर जोर दिया गया था। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक जो है उद्देश्य क्या है प्रस्तुत किया था। ये याद रखिएगा डेट आपको, क्योंकि पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, ये हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि आपका 10-10 नंबर का 3 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है। लगभग 250 से 300 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है, तब जाकर हमें इतिहास में 10 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। अथवा लगा है स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूपों के प्रकारों तथा इनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर आपको दिया जाएगा सूफी के परिभाषा के लिए, और जो इनकी मूलभूत सिद्धांत है इनके लिए 7 नंबर, तो टोटल 10 नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा। अथवा दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए अथवा हड़प्पा सभ्यता के पतन का, यानी जो उसका पतन हुआ, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। तो टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन पेपर में आपको, यानी इतिहास के पेपर में 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चाहे आप ऊपर वाला का आप आंसर दे दीजिए या अथवा करके आप नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ऐसे तीनों क्वेश्चंस में अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लोग उसका आंसर, जिसको पता है, यानी जो भी आंसर का आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो वो आप पेपर में लिख दीजिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है फिलहाल आप सभी जो 6 क्वेश्चन है इसको तैयार कर लीजिए। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके इतिहास के बुक में। नहीं तो आप लोग इसका आंसर चाहते हैं तो मैंने चैनल पर इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सर्च करेंगे बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगाकर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं जो है विस्तृत उत्तरीय का, जिससे आपको 30 नंबर तुरंत मिल जाएगा। बस आंसर आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमारा देखिए यहाँ पर आ चुका है 25 नंबर क्वेश्चन
देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके पेपर में टोटल कितने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर यानी ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताना है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य का जो पुष्यमित्र यानी जो पुष्यमित्र शुंग है उनके द्वारा अंत हुआ था 185 ईसा पूर्व में। दूसरा है 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर डेट दिए हुए हैं और इसी डेट के आधारित आपको ऐतिहासिक तिथि बताना है कि इस डेट को कौन सा घटना या कौन सी ऐतिहासिक तिथि थी, इसके बारे में आपको बताना रहेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो एक एक नंबर जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तब जाकर एक नंबर दिया जाएगा। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 नंबर दिया हुआ है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नांकित स्थानों को भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। आपको क्या है मानचित्र दिया जाएगा, मानचित्र में भी आपको दर्शाना है और कॉपी में भी लिखना रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्थान जहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो वो आपका कालीबंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कालीबंगर हो जाएगा, जो कि आपका जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए दूसरा कि वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया था, तो वो आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, जो कि अभी हरियाणा में है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो वो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में। चौथा क्वेश्चन है वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, तो वो कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां यह देखिए इमाम बाड़ा स्थित है, तो वो आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हमारा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी में लिख देना जिस तरह से मैंने आंसर बताया है, और आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मानचित्र नहीं दर्शाना जानते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे मानचित्र को हमें दर्शाना रहेगा पेपर में इतिहास का, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है और हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं PDF वगैरह दे देता हूँ। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।